चार्ल्स डार्विन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक थ्योरी दिमाग में आती है। एक ऐसी थ्योरी जिसकी वजह से आज हम सब इस दुनिया में हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो चलिए आज इसके पन्नों को पलट कर देखते हैं और इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये लाइन तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही है, पर क्या इसका मतलब सच में ये है कि जो सबसे ताकतवर है बस वही जिंदा बचेगा? इसका असली मतलब क्या है, इसका राज आज खुलने वाला है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले इवोल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि ये नेचुरल सिलेक्शन आखिर है क्या। उसके बाद जेनेटिक्स यानी हमारे डीएनए के राज से पर्दा उठाएंगे। कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो अभी हो रहे हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि हम इंसानों के इवोल्यूशन का फ्यूचर क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, इवोल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले एक लफ्ज को समझना जरूरी है, एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। इसे ना एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, कोई इंसान राजस्थान के गर्म रेगिस्तान से अचानक हिमाचल के ठंडे पहाड़ों में चला जाए। शुरू में तो बहुत ठंड लगेगी, राइट? तो वो क्या करेगा? गर्म कपड़े पहनेगा। ये हो गया एक तरह का एडेप्टेशन। लेकिन अगर उसकी पीढ़ियां जनरेशन आफ्टर जनरेशन वहीं पहाड़ों में रहें तो धीरे धीरे उनका शरीर उस ठंड के हिसाब से कुदरती तौर पर ही ढल जाएगा। बस यही चीज करोड़ों सालों से हर जीव जंतु करता आ रहा है, अपने माहौल के हिसाब से खुद को बदलता आ रहा है। और इसी कमाल की प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को साइंस की भाषा में कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। ये नेचर का अपना तरीका है ये डिसाइड करने का कि कौन से गुण, कौन से ट्रेड्स अगली जनरेशन में आगे जाएंगे। इसको ऐसे देखिए, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हुई? ताकि वो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच सके जहां दूसरे जानवर न पहुंच पाएं। या फिर फ्लाइंग फिश को ले लीजिए, वो शिकारियों से बचने के लिए पानी के ऊपर ग्लाइड कर सकती है, थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ सकती है। ये दोनों ही नेचुरल सिलेक्शन के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं। तो आखिर में नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल है, जो भी जीव अपने एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से फिट हो जाता है, अडैप्ट कर लेता है, उसके जिंदा रहने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुदरत खुद सिलेक्ट कर रही हो कि कौन से गुण आगे चलेंगे। और अब आते हैं उस शुरुआती सवाल पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका असली मतलब अब साफ हो जाता है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है सबसे बेस्ट फिट होना, यानी जो अपने माहौल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे सही है, वही फिटेस्ट है। चलिए अब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बहुत बहुत पीछे, लगभग 4 अरब साल पीछे। तब इस धरती पर लाइफ की शुरुआत पानी में हुई थी और साइंटिस्ट मानते हैं कि हम सबका, हर एक जीव का एक कॉमन पूर्वज था, एक सिंगल सेल वाला जीव जिसे नाम दिया गया है फ्यूका, यानी फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर आज जो भी जिंदा है वो सब एक ही विशाल फैमिली ट्री की अलग अलग शाखाएं हैं जो उसी एक जड़ से निकली हैं। वैसे इवोल्यूशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जब छोटे छोटे बदलाव होते हैं एक ही स्पीशीज के अंदर जेनरेशन बाय जेनरेशन, जैसे किसी चिड़िया की चोंच का साइज बदल जाना, उसे कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। लेकिन जब लाखों सालों में इतने बड़े बदलाव आते हैं कि एक नई स्पीशीज ही बन जाती है, जैसे डायनासोर से पक्षियों का बन जाना, तो उसे मैक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग टाइप है सेक्सुअल इवोल्यूशन। ये तब होता है जब जीव अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ खास गुण डेवलप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोर अपने सुंदर पंख फैलाता है। ओके, तो ये सब तो ठीक है, पर एक सवाल अभी भी है। ये जो इतनी वैरायटी है, इतनी विविधता है जीवों में, ये आती कहाँ से है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब डार्विन के पास भी नहीं था। लेकिन आज हम जानते हैं कि इसका राज कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारे जीन्स में छुपा है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है सेल से। सेल के अंदर है उसका कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस। अब अगर इस कमांड सेंटर के भी अंदर जाएं तो वहां मिलेंगे क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं। डीएनए को आप लाइफ का इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ लीजिए। और इस मैनुअल के जो खास सेक्शंस हैं उन्हें कहते हैं जीन्स। बस यही जीन्स हैं जो हार्ड ड्राइव की तरह सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं।
तो ये वैरायटी पैदा कैसे होती है? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है रिकॉम्बिनेशन, यानी जब दो अलग अलग लोगों के डीएनए आपस में मिलते हैं तो उनकी संतान में एक बिल्कुल नया यूनिक डीएनए सीक्वेंस बनता है। सिंपल। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है डीएनए कॉपी होते वक्त एक अचानक रैंडम सा बदलाव, या कह सकते हैं एक एरर आ जाना। अब म्यूटेशन का नाम सुनते ही डर लगता है, पर जरूरी नहीं कि यह हमेशा बुरा हो। ये न्यूट्रल हो सकता है, जिसका कोई असर ना हो। हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे रेडिएशन से कैंसर। लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नई नई चीजें ला सकता है, जैसे इंसानों में नीली आंखें। या फिर ब्राजील के डास सिल्वा फैमिली का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां एक म्यूटेशन की वजह से परिवार के सभी लोगों के हाथों में 6 उंगलियां हैं। अमेजिंग, राइट? अक्सर लोगों को लगता है कि इवोल्यूशन डायनासोर्स के ज़माने की बात है, पर यह सबसे बड़ा मिथ है। सच्चाई ये है कि इवोल्यूशन कोई हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, ये अभी हो रहा है, इसी वक्त हमारे आसपास। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, फिंच नाम के पक्षियों की। इमेजिन कीजिए एक आइलैंड है जहां ढेर सारे फिंचेस हैं और खाना भी खूब है, तो क्या होगा? उनकी आबादी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अब इस कंपटीशन में क्या हुआ? जिन फिंचेस की चोंच थोड़ी लंबी थी, उन्होंने दाने छोड़कर कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दिया, एक नया फूड सोर्स ढूंढ लिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने जैसे कीड़े खाने वाले पार्टनर्स को ही चुनना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो फिंचेस फल और बीज खा रहे थे, उनका ग्रुप अलग रहा। अब अगर यही चलता रहा लाखों सालों तक, तो ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से इतने अलग हो जाएंगे कि वो दो बिल्कुल अलग स्पीशीज बन जाएंगी। देखा, यही तो है एवोल्यूशन इन एक्शन। अब कुछ मॉडर्न ह्यूमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये नंबर देखिए, 10। आंग रीता शेरपा ने 10 बार, आई रिपीट 10 बार माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। ये कोई जादू नहीं है, ये हजारों सालों के एडेप्टेशन का नतीजा है। उनकी पीढ़ियां इतने हाई एल्टीट्यूड पर रही हैं कि उनके शरीर ने कम ऑक्सीजन में जीना सीख लिया है। उनके लंग्स को एक तरह की सुपर ह्यूमन कैपेसिटी मिल गई है। और एक और हैरान करने वाला नंबर, 15 मिनट। साउथ ईस्ट एशिया के बजाऊ लोग, जिन्हें सी नोमैड्स भी कहते हैं, पानी के नीचे 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? रिसर्च बताती है कि इवोल्यूशन की वजह से उनकी स्प्लीन का साइज बड़ा हो गया है, जिससे उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टोर हो पाती है। एकदम से एक्वाटिक लाइफस्टाइल के लिए इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का एक और मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये थोड़ा अलग है। ऐसा तब होता है जब कोई छोटी पॉपुलेशन बाकी दुनिया से अलग थलग हो जाती है, जैसे पेंसिल्वेनिया के एमिश लोग, जो सिर्फ आपस में ही शादी करते हैं। ऐसे में कोई रेयर जेनेटिक ट्रेट जो शायद बुरा भी हो, जैसे एलिस वैन क्रेवेल्ट सिंड्रोम, जिसमें उंगलियां छोटी रह जाती हैं, वो उस पूरी पॉपुलेशन में चांस से बाय चांस कॉमन हो जाता है। तो इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो बिल्कुल साफ है, इवोल्यूशन रुका नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। हम इंसानों ने कुछ ऐसा किया है जिसने खेल के नियम बदल दिए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन? हमारा भविष्य क्या है? देखिए, आज हमारा सर्वाइवल सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अब हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं। इन चीज़ों ने आमतौर पर सबके जिंदा रहने के चांसेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले नियम उतने सख्ती से लागू नहीं होते। हमारे जीन्स की भूमिका पहले जितनी क्रूशल नहीं रही। तो यहाँ हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी हमें नेचर के चैलेंजेस से बचा रही है, तो इससे हमारे इवोल्यूशन का फ्यूचर कैसे बदलेगा? हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।